तो कल हम लोग क्या चीज़ डिस्कस कर रहे थे? फैशिया। फैशिया कर रहे थे हम लोग डिस्कस, और उसके अलावा जॉइंट हाइपर मोबिलिटी, डबल जॉइंटेडनेस, और जी क्या चीज़? जोर से बोलो। हायालुरोनैन, 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 राइट। हमारी फैशिया जो है वो एक सिंगल शीट हमको नज़र आती है, लेकिन वो मल्टी लेयर्ड है। हाँ, दैट्स इट। फैशिया जो है वो हमारे जितने हमें बॉडी में पेन होते हैं ना, ख़ास करके स्पोर्ट्स में, या मीन्स जिसको हम लोग बोलते हैं डल पेन मतलब ऐसे किया तो दर्द सा हो रहा है, राइट? ऐसा किया तो दर्द सा हो रहा है, राइट? मीन्स ऐसा दर्द जिसमें मीन्स दर्द भी हो रहा है और मीन्स स्ट्रेच करने में मज़ा भी शामिल है। एक ऐसा डल सा पेन होता है, राइट? मूवमेंट के साथ पेन होता है। कभी कभी ऐसा होता है वो पेन थोड़ा सा बढ़ता है। जब थोड़ा सा बढ़ता है ऐसा पेन, तो मीन्स आप अगर लेटे हुए हैं तो भी आपको उस जगह पे हैवीपन सा नज़र आता है, महसूस होता है, हैवी सा लगता है आपको, राइट? चूँकि हम और आप स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं तो हम लोगों को ये इस तरीके का पेन हम लोगों को जल्दी समझ में आ रहे हैं अभी, राइट? ये जो पेन्स होते हैं ना इस तरीके के, इसमें मोर देन 80% चांस होता है कि आपकी मसल्स में चोट नहीं लगी है, आपके फैशिया में चोट लगी है। फैशिया जो है वो चूँकि स्ट्रेचेबल एलिमेंट है ना, स्ट्रेचेबल एलिमेंट है, तो जैसे मसल्स आपकी स्ट्रेचेबल एलिमेंट है, तो जैसे आपकी मसल ओवर स्ट्रेच हो जाती है, ऐसी आपकी फैशिया भी ओवर स्ट्रेच हो जाती है। यहाँ तक बात क्लियर है? बिल्कुल है ना? तो आपको जो डल पेन्स होते हैं इस तरीके के जो मैंने अभी बताए, आप समझ गए उस पेन को, तो ये पेन्स जो हैं वो आमतौर से फैशिया के पेन्स होते हैं, राइट? अच्छा, इन पेन्स को के लिए मीन्स हमें पेन किलर्स नहीं लेनी चाहिए। हम आम तौर से जो है वो पेन किलर्स ले लेते हैं ऐसे पेन्स के लिए। ऐसे पेन्स जो होते हैं वो मीन्स इसमें करना आपको क्या है? इसमें करना यही तो है ना कि जो ओवर स्ट्रेच आपका फैशिया हो गया है, आपको उसको वापस अपनी जगह रिकॉइल करना है, वापस उसको अपनी जगह रिप्लेस करना है, राइट? इसके लिए आपको जो है वो सबसे अच्छी चीज़ है कि आप जो है वो उस इलाके को गर्मी पहुंचा दीजिए। अच्छा, अब गर्मी पहुंचाने के आपके दो बहुत इफ़ेक्टिव तरीक़े हैं। एक तरीका तो है कि आप हॉट वाटर बॉटल ले लीजिए और उससे गर्मी पहुंचा दीजिए, ठीक है? दूसरा एक तरीका है कि आप उसमें जो है वो हल्की टैपिंग कर दीजिए, है ना? कप बनाइए ऐसा, यहाँ पेन हो रहा है तो राइट, यहाँ पेन हो रहा है तो ऐसा करके, ठीक है नहीं? अच्छा, इसको मीन्स रगड़ के मसाज नहीं करिए। अगर मसाज करना भी है तो बस इस लेवल पे करना है कि मीन्स आपकी इंटेंसिटी स्लो हो और ड्यूरेशन लंबा हो, ताकि आपकी बॉडी से जो फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है इससे हीट डेवलप होगी। अच्छा, हीट जो डेवलप होगी वो हीट अंदर पेनिट्रेट कर जाए, लेकिन वो फैशिया, चूँकि फैशिया फ़ौरन मिलेगी उसको, इतनी डीप नहीं है कि वो आपकी मसल्स को परेशान, मीन्स मसल को इफेक्ट डालेगी, है नहीं? लेकिन आपकी फैशिया तक हीट पहुंच जाए और इतनी हार्ड भी ना हो कि वो फैशिया को, चूँकि ऑलरेडी डैमेज्ड है, तो और ज़्यादा डैमेज कर दे, ऐसा ना हो। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप फैशिया को जो है वो हीट पहुंचा दीजिए रब करके, लेकिन वो रब आपका लॉन्गर ड्यूरेशन का हो, लाइट उसमें हो, लाइट मोड में। तो आपके पास तीन तरीके हो गए। एक तो आपके पास जो है वो हॉट वाटर बॉटल है, आपके पास जो है वो गर्म पानी से स्नान है,
आपके पास जो है वो टैपिंग है ना, और दूसरा जो है वो आप तीसरी जो है वो चीज़ आपके पास रबिंग है, लेकिन ये रबिंग थोड़ी केयर के साथ आपको करनी है, ठीक है नहीं। तो ये फैशिया जो है वो सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो आपको मूवमेंट में मदद कर रहा है, बल्कि इसमें अगर ओवर स्ट्रेचिंग हो जाती है तो इसमें चोट भी लग जाती है, तो इसकी चोट का भी हमको ख्याल रखना है। फैशिया जो है वो जहाँ पर मिलता है, जहाँ पे भी होगा, जिस इलाके में भी होगा, वो आमतौर से उसी इलाके के नाम से पुकारा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे एड़ी में होता है, तो जो कभी कभी वो फैशिया का नाम आपके मूवमेंट पे भी डिपेंड करता है कि आपका मूवमेंट किस तरीके का हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपका जो एंकल जॉइंट है, ये एंकल जॉइंट जो है वो ऊपर भी उठता है और नीचे भी जाता है, राइट। जब ये नीचे जाता है तो इसको हम लोग प्लांटर फ्लेक्शन बोलते हैं, जब ये ऊपर आता है तो इसको हम लोग डॉर्सी फ्लेक्शन बोलते हैं, राइट। डॉर्सी फ्लेक्शन करते पे जो है वो जब हील पेन होता है आमतौर से, अगर वो फैशिया में है तो, राइट, तो डॉर्सी फ्लेक्शन करते पे दर्द नहीं होता, लेकिन प्लांटर फ्लेक्शन करते पे दर्द होता है। इस वजह से जब चलते हैं और चल के यहाँ पे पहुँचते हैं, है ना, ये फेज़ है ना चलने का ऐसा, तो जब ये हम यहाँ ऐसा चलते हैं तब वो पेन करता है। तो वो प्लांटर फ्लेक्शन, चूँकि वो नीचे पंजा अर्थ को पुश कर रहा है, जिसकी वजह से हमें रिएक्शन मिल रहा है, तो हमारा पैर उठ के आगे जा रहा है, हम फोर्स लगा रहे हैं नीचे, राइट। तो अर्थ हमको ढकेल रही है, ढकेल के हम आगे हम चले गए, फिर वो दूसरे पैर से ऐसे ढकेल रही है। मीन्स हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन चलते हम लोग ऐसे ही हैं, राइट। इसका ये बायोमैकेनिकल एनालिसिस है। ये जिस वक्त हमारा पैर ऐसे, जिस वक्त अर्थ ढकेल, हम अर्थ को जिस वक्त ढकेल रहे हैं, तो वो प्लांटर फ्लेक्शन में ढकेल रहे हैं, है ना। तो ये प्लांटर फ्लेक्शन में ढकेल रहे हैं, तो इसको जो है वो यहाँ पर पेन करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लांटर फैसाइटिस। फैसाइटिस लिख लीजिए आप इसको, अभी प्लांटर मत लिखिएगा, आप लिख लीजिए फैसाइटिस, FASCITIS, FAS, और आगे करना है इसको, आगे करना है इसको, FASCITIS, फैसाइटिस, राइट। ये जो टिस वर्ड है ना, आपको कहीं कंपटीशन में सवाल आया, किसी वर्ड में आपको टिस लगा हुआ है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में टिस, किसी भी प्रॉपर नाउन में टिस वर्ड, TIS, वहाँ पे लगाते हैं जहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाता है। अगर आपके फैशिया में इन्फ्लेमेशन हो गया है तो उसको बोलेंगे फैसाइटिस, टेंडेनाइटिस। अच्छा, कोई पूछे आपसे कंपटीशन में, चूंकि टिस का सीक्रेट आपको पता चल गया, वैसे नहीं पता टिस आप टेंडेनाइटिस क्या होती है, लेकिन आपको टिस का सीक्रेट मालूम चल गया, तो अब आप जो है वो फौरन जवाब में लिख दोगे कि टेंडन के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया। लिख सकते हैं ना हम लोग आराम से, राइट, 2 मिनट में लिख लीजिए इसको। अरे यार, तो हम इसको बोलते हैं फैसाइटिस। अब ये ऐसा मीन्स टिस जो है वो आपको कहीं भी मिल सकती है नहीं, जैसे आर्थराइटिस, आर्थरो कहते हैं जॉइंट्स को, आर्थरो जॉइंट्स। अच्छा, आपको अगर टिस पता है तो इन्फ्लेमेशन कंफर्म्ड हो गया। अब आर्थरो का मसला बचा, आर्थरो आप थोड़ा सा अगर पता चल जाए, है नहीं। तो ये कुछ सीक्रेट्स हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के सीक्रेट्स हैं जो हम लोग डिस्कवर करते चलेंगे, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा टर्मिनोलॉजी को सीखना, समझना, कंपटीशन में उनको, है ना, उनको यूज़ करना, ठीक है नहीं। इसी तरीके से अगर आपके बुरसा में चोट लग जाए, बुरसा में इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो क्या कहेंगे? बुरसाइटिस। अब आप अपने आप बनाते रहो, कानाइटिस, नाकाइटिस, ठुड्डीआइटिस, आईआइसिटिस, ऐसा करके, ठीक है नहीं।
हो जाएगा ये काम आपका, आसान है, राइट, ओके। हमारा पास जो है वो हम लोग लिगामेंट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, हम लोग टेंडन के बारे में कर रहे थे, फैसाइटिस के बारे में कर रहे थे, बुरसा के बारे में बात कर रहे थे, राइट। अभी हमारे पास जो है वो एक लिगामेंट हमारी बॉडी में होता है। ये सवाल आता है कंपटीशन में, असल में इसलिए मैंने इसको एक्स्ट्रा डाला हुआ है आपका, ये जो मसल के नाम पर है आपके पास, राइट, मसल के नाम पर है, दिखाइएगा ज़रा इसको, आगे करना अल्ताफ़, राइट। वो मसल है हमारी डेल्टॉइड मसल। डेल्टॉइड मसल, हमारी शोल्डर मसल इज कॉल्ड डेल्टॉइड मसल। आप लिख लीजिए इसको जल्दी से, शोल्डर मसल इज कॉल्ड डेल्टॉइड मसल। शोल्डर मसल इज कॉल्ड एज डेल्टॉइड। डेल्टा जो है वो क्या चीज़, हमारे पास जो है वो डेल्टा जो है वो कहते हैं जहाँ पे मीन्स पहाड़ी इलाका हो और पानी भी हो, है ना, तो वो डेल्टा जो है वो इस शेप का होता है, ऐसा ट्रायंगुलर टाइप का, राइट। हमारी डेल्टॉइड मसल भी ऐसे ही ट्रायंगुलर शेप की होती है, वो यहाँ से चलती है यहाँ तक ऐसे, और उसके बाद वो यहाँ से ऐसे हो जाती है और ऐसे हो जाती है, तो ये ऐसा डेल्टा टाइप का एक बना लेती है, इसलिए इसका नाम डेल्टॉइड पड़ा हुआ है, ठीक है। हम लोग जब एनाटॉमी के लिए कैडेवर पे चलेंगे तो वहाँ पे अगर कोई ऑलरेडी जो है वो होगी इस तरीके की रखी हुई, तो आपको देखने में जो है वो मदद मिलेगी, तब आप देख पाओगे आसानी के साथ। वैसे अभी ऐसा ही है ये, राइट। ये डेल्टॉइड मसल के नाम पर हमारा जो है वो एक लिगामेंट मौजूद है, आगे करना इसको हम लोग डेल्टॉइड लिगामेंट बोलते हैं, वो भी डेल्टा शेप का है, राइट। हमारे एंकल पे, यार ये एक आध लाइट बंद हो जाए, राइट। हमारे एंकल पे जहां पर ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये हमने ऊपर से लगाया हुआ है, राइट। एंकल जॉइंट जहां पर आपका मोटा हिस्सा ख़त्म होता है, उसका चारों तरफ जो है वो इस तरीके के वो होते हैं, आगे करना, राइट, ओके। ये हमारे 4 अलग अलग लिगामेंट्स हैं। हमारा पैर बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, सिर्फ एंकल के नीचे नीचे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और इसको बहुत सारे मूवमेंट्स एक साथ करने होते हैं। से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्हिलीज टेंडन है, राइट। अगर आप एक पैर उठा लीजिए और एक पैर पे आप एड़ी उठा लीजिए, पंजे के बल आ जाइए, खड़े हो जाइए ज़रा, सब खड़े हो जाइए, राइट। एक पैर उठा लीजिए और एक पैर पे पंजे पे आइए, और वो पंजा ऊपर, एड़ी ऊपर उठा लीजिए उसकी, थोड़ी देर तक रहिए, हाँ। जो पैर आपका ज़मीन पे, उसको आप ऊपर उठा लिए, उठा के सुनना है, जब तक आप उठाएंगे नहीं सब लोग, तब लोग वो पैर सामने रखो, ऐसा रखो, मुझे देखना चाहिए ना आपका, आप लोग जवान लोग हो यार, बैलेंस बना के रख सकते हो, राइट। सब लोग हो गए, फाइन। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ उसको गौर से सुनना है, करते पे आपको, राइट। आपका जब आप इस तरीके के पैर के मूवमेंट में आ जाते हो जैसा आपका अभी है, तो उस वक्त आपका जितना भी बॉडी वेट है उसका मल्टीप्लाइड बाई 3 टाइम्स जो है वो इस वक्त इसके ऊपर जो है वो प्रेशर पड़ रहा है, सिर्फ आपके एक्हिलीज के ऊपर। बैठ जाइए। आपका जितना भी बॉडी वेट है, फॉर एग्जांपल आपका 60 किलो का वजन है और आपका ऐसा मूवमेंट है, सिर्फ ये अभी मूवमेंट है, खड़े हुए हैं आप, सिर्फ सिंपल, कुछ नहीं है, सिंपल खड़े हुए हैं, तो आपका जो है वो 180 किलो का वजन आपके जो है वो एक्हिलीज टेंडन संभाले हुए है, 180 केजी। अच्छा, अभी तो ये सिंपल मूवमेंट है सिर्फ। अभी अगर ये लैंडिंग हो जाए तो अभी मैं आपको बोलूँ आप खड़े हो जाइए और ऐसे करके और फिर जंप करिए, राइट। अब वो 5 गुना हो जाएगा, अब वो 7 गुना हो जाएगा, अब वो 11 गुना हो जाएगा, अब वो 40 गुना हो जाएगा। अच्छा, अभी तो मैं सिंपल ऐसे करने के लिए कह रहा हूँ आपको, राइट। अभी जो है वो आपका पैर जो है वो ज़रूरी तो नहीं है कि ऐसे ही सीधा ही रखा जाएगा। जब आप जंप करके आओगे या डायनामिक मूवमेंट में आओगे या बॉल के रिलेशन में जब आप अपने पैर को लैंड करोगे, तो उस वक्त तो आपके पैर का एंगल जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा भी हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, फिर तो ये 1,500 हज़ार किलो भी उठा रहा है। आप 60 किलो के हो, लेकिन आपके जो प्रेशर पड़ रहा है उसके ऊपर वो हज़ार किलो का भी पड़ सकता है। मैं सिर्फ एक कॉम्प्लेक्सिटी बता रहा हूँ आपको पैर की, सिर्फ एक्हिलीज टेंडन की, राइट। तो हमारा जो पूरा ओवरऑल वो है वो आपका जो है वो बहुत ज़्यादा मीन्स कॉम्प्लिकेटेड है।
आपका पैर भी और आपका ये हाथ भी। अभी पूरी बॉडी है ऐसे ही, लेकिन जिस पार्ट को हम लोग करते जाएंगे डिस्कस, तो उस पार्ट के बारे में हम लोग जो है उसकी थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी भी थोड़ी सी समझते जाएंगे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि 3 गुना वज़न, 3 गुना वज़न जो है वो आपका एक्हिलीज़ टेंडन झेल रहा है। अभी और बहुत सारे भी हैं। ये हमारा एक्हिलीज़ टेंडन है, ये बीच में से कट कर दिया गया है, ये यहाँ पे जा करके अटैच होगा कहीं, राइट। ये आपका एक्हिलीज़ टेंडन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, है नी, ये यहाँ से शुरू होता है एक्हिलीज़ टेंडन, और ये ऐसा पूरा चलते चलते ये यहाँ तक लगेगा ऊपर जाके, राइट। बहुत बड़ा सा है। ये हमारे जो हैं ये 4 लीगामेंट्स हैं। इन 4 लीगामेंट्स के आज तक कंपटीशन में नाम नहीं आए हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कल को नहीं आएंगे, है नहीं। जैसे जैसे लेवल ऑफ कंपटीशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लेवल ऑफ डिग्री ऑफ सवाल भी बढ़ते जाएंगे आपके, है ना। तो हो सकता है कि आपको फिर इसमें से कोई एक नाम भी आपको जो है वो चूज करना पड़ जाए, मैच द फॉलोइंग में भी करना पड़ सकता है नहीं। तो इसलिए अगर आप लोग नाम याद कर लेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो चलेगा, कोई बात नहीं है, क्योंकि आज की डेट तक आया नहीं है, कल आ जाएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता है, ठीक है, राइट। तो ये हमारा एक डेल्टॉइड एक लिगामेंट है जो मसल के नाम पर रखा हुआ है। ये सवाल आ सकता है, ऐसा कौन सा लिगामेंट है जो किसी मसल के नाम पर है। तो डेल्टॉइड मसल तो बहुत मशहूर है, आप में से पहले से भी कुछ लोगों को पता होगी। जो लोग खास करके जिम में वेट ट्रेनिंग करते हैं मीन्स, और ख़ास करके बॉडी बिल्डिंग के लिए, बेस्ट फिजिक के कॉम्पिटिशन्स के लिए, उनके लिए बहुत आसान है मसल्स के नामों को जानना और याद रखना। लेकिन अब आप एनाटॉमी के हैं तो अब आपके लिए कोई माफ़ी नहीं है, आपको ये सारे टेक्निकल वर्ड्स सब आपको जो है वो मालूम होने चाहिए। आगे बढ़ना, राइट। ये हमारा डेल्टॉइड लिगामेंट जो है वो जब फट जाता है और वो हो जाता है तो उसको ऐसा खोल के और फिर उसके अंदर सर्जरी करके स्क्रू डाल के और फिर जाओ कहना इनसे ज़रा। ओके फाइन, आगे बढ़ो जी, वेट, हाँ ठीक है, हाँ आगे बढ़ा दो इसको जी। वो डेल्टॉइड लिगामेंट उनसे मिल करके बना हुआ है। अभी आपका जैसा ये डेल्टॉइड है ना, ये तो 3 हिस्से में है ना, बड़ी बड़ी, तो अभी ये 3 हिस्से में डिवाइडेड है, जैसे एंटीरियर डेल्टॉइड, मीडियल डेल्टॉइड, पोस्टीरियर डेल्टॉइड, तो ऐसा करके ऐसे ये भी 4 हिस्सों में डिवाइडेड है नहीं। शेप ओवरऑल जो है वो ऐसा होना चाहिए जो डेल्टा शेप का हो, उसको जो है वो डेल्टॉइड बोलेंगे। आगे करो आगे करो आगे करो, अब ये तो कल तो हम लोग, और आगे करो, ये हमारे काम का नहीं, आगे करो करो, और आगे और आगे और आगे और आगे, चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। अरे बहुत आगे है यार, अरे बहुत आगे, 3-4 स्लाइड हैं यार, इसके बाद भी एक और है। कल हमारे ये सारे सवाल हो गए थे ना हम लोगों का, सॉरी, हाँ दैट्स इट। पीछे करो पीछे करो पीछे करो, पीछे पीछे, अरे कश्मीर में पीछे को आगे कहते हैं क्या? हो सकता है भाई पहाड़ी इलाके में कुछ भी हो सकता है, भाषा है किसी की। हाँ राइट, पार्ट्स आज हमारा जो है वो नया टॉपिक एक शुरू होगा और हम लोग इसको थोड़ा जल्दी चलाएंगे, राइट। वो इसलिए जल्दी चलाएंगे क्योंकि याद करना आपका काम है, उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको लगाने होंगे, है नहीं। वो हम लोग जाहिर सी बात है क्लास में हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है नहीं। ओके फाइन। तो आप लोगों को पता है, इससे पहले भी हम लोग शायद वहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट पे हम लोग इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो है वो स्केलेटल सिस्टम 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक हमारा जो है वो एक्सियल स्केलेटन है और एक हमारा जो है वो एपेंडिकुलर स्केलेटन है। एक्सियल स्केलेटन, हमारा जो स्केलेटन है ये मीन्स आप इसको मतलब प्राइमरी, आप इसको प्राइमरी सिस्टम बोलो, क्योंकि सारे सिस्टम्स जो हैं वो इसकी हेल्थ के ऊपर डिपेंडेंट हैं, राइट। अगर मेरे हाथ की ये हड्डी टूट जाए, स्केलेटल सिस्टम यहाँ से डिसबैंड हो जाए, अगर टूट जाए और सर्कुलेटरी सिस्टम सही हो, नर्वस सिस्टम सही हो, मस्कुलर सिस्टम सही हो और ड्रेनेज सही हो, सब कुछ सही हो, लेकिन इवन देन ये हाथ मेरा काम नहीं कर पा रहा,
है नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे सिस्टम्स भी जो हैं वो इससे कम दर्जे के हैं, लेकिन अगर कोई आपको एक प्राइमरी ढूंढना हो तो मुझे लगता है कि स्केलेटल सिस्टम ऐसा है जैसे मीन्स हैंगर की तरह का है, तो वो आपको ज़रूरी है कि वो आपका बहुत हेल्दी होना चाहिए। और बहुत तेज़ी के साथ हेल्थ जो है वो हमारी ख़राब होती है, लेकिन हमें लॉन्ग ड्यूरेशन में जाके पता चलता है जब स्केलेटल सिस्टम की हेल्थ ख़राब होने लगती है, क्योंकि इसके अंदर इसको कैल्शियम चाहिए, इसको जो है वो फास्फोरस चाहिए, और इसकी कमी हमको और आपको बहुत लंबे समय के बाद मालूम चल पाती है। उससे पहले हमको कमज़ोरियाँ होती हैं, उससे पहले हम सो के उठते हैं तो हम फ्रेशनेस नहीं फ़ील करते, हम जो है वो चीज़ों को जल्दी इंजॉय नहीं कर पा रहे, हम जो है वो पहले बहुत ताकत के साथ कुछ चीज़ों को पकड़ लेते थे, अभी हम उतनी ताकत के साथ हम पकड़ नहीं पा रहे, राइट। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लेकिन हमारा ध्यान जो है वो स्केलेटल सिस्टम की किसी बीमारी की तरफ नहीं जाता, राइट। तो हमारा स्केलेटल सिस्टम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसकी हेल्थ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक कौन सा है, एक्सियल, और एक हमारा एपेंडिकुलर। एक्सियल कहते हैं मींस रिलेटेड विद द एक्सेस, मींस जिसको बोलते हैं धुरी, यानी कि बीच का पार्ट। वो कोई भी चीज हो सकती है, वो कोई भी चीज हो सकती है। राइट। एक्सियल इज ए धुरी is a central skeletal system, central bony framework. Central bony framework is called axial system. Appendicular is that which hangs around. अच्छा, हमारे स्केलेटल सिस्टम में दो ही हैं जो हाथ हिल रहे हैं, है ना, शोल्डर से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का, बस यही हैं जो हिल रहे हैं, बाकी तो कुछ नहीं हिल रहा। और राइट, बाकी हिलेगा भी तो बहुत थोड़ा थोड़ा हिलेगा या बिल्कुल नहीं हिलेगा, जैसे सर, राइट। ओके फाइन, आगे बढ़ना। राइट, एक्सियल स्केलेटन के पास हमारे देखो ये बीच का सेंट्रल सिस्टम है, ठीक है नहीं। इसके पास जो है वो 5 हिस्से हैं। इसके पास स्कल है, राइट, इसके पास रिबकेज है, आगे बढ़ना, हाँ स्कल है। इसके पास जो है वो कान की के अंदर हमारी 3 हड्डियां हैं, तो हम लोग बात करेंगे हर उसके ऊपर, राइट। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो हायोइड बोन है, ये जो हमारा है ना, ये जो निकला हुआ पार्ट है हम लोगों को, राइट, ये जो है वो हायोइड बोन है। कार्टिलेज होता है, सारी बोन्स जब शुरू से बन रही होती हैं माँ के पेट में तो उस वक्त वो कार्टिलेज होता है, राइट। फिर वो कार्टिलेज का जैसे जैसे ऑसिफिकेशन होता जाता है, ऑसिफिकेशन समझ गए ना अब हम लोग, जैसे जैसे उसका ऑसिफिकेशन होता जाता है वैसे वैसे वो बोन में कन्वर्ट होती चली जाती है। और ये ऑसिफिकेशन प्रोसेस जो है वो जब पूरा हो जाता है तो हमारी जो हाइट है वो डिटरमिन्ड हो जाती है। यहां तक बात क्लियर हो गई, राइट। क्योंकि हमारी जो बोन है, जो उसका एंड हिस्से हैं, राइट, ये इसमें इनको एपिफाइसिस बोलते हैं। अभी हम लोग आएंगे आगे तब हम लोग बात करेंगे। एपिफाइसिस होता है ये, यहां पर ऑसिफिकेशन सबसे लास्ट में होता है, ये शाफ्ट कहलाती है, राइट, रॉड बोन की ये शाफ्ट है, ये एपिफाइसिस है। ये एपिफाइसिस शाफ्ट में पहले हो जाता है, राइट। तो ये जो है एपिफाइसिस में नहीं हुआ है, ये अपने को बढ़ाते रहते हैं धीरे धीरे, राइट। तो हाइट जो है वो आपकी कंटिन्यूसली बढ़ती रहती है। ओके फाइन। आमतौर से ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि 18 साल तक हाइट बढ़ती है, 17-18 साल तक बढ़ती है। ऑसिफिकेशन आपका कंप्लीट होता है 24 साल में, वेदर मेल चाहे फीमेल, इससे बहस नहीं। 24 साल यानी कि 24 साल तक आपकी हाइट बढ़ती रहती है। 24 साल पे आकर के फिर वो रुक जाएगी, राइट। और अगर आपने उसका ध्यान नहीं रखा तो जल्दी ही फिर वो छोटी भी होती जाएगी, हाइट छोटी बड़ी भी हो जाती है। वो कैसे होती है वो हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो हमारे पास स्कल है, हमारे पास जो है वो कान के अंदर की बोन्स हैं। एक कान के अंदर 3 बोन्स हैं, तो 3 इधर हैं और 3 इधर हैं, तो ये 6 बोन्स हमारे पास हैं। देन हमारे पास हायोइड बोन है, देन हमारे पास रिब केज है, और रिब केज में एक हमारा जो है वो स्टर्नम है, राइट। तो हमारे पास जो है वो इस तरीके से, प्लस हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है पूरा ओवरऑल,
एक वर्टिब्रल कॉलम है, राइट। ओके फाइन, आगे करें। राइट, एक्सियल स्केलेटन के पास, अभी आप देखो यहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, एक्सियल स्केलेटन के पास 84 बोन्स होती हैं प्लस 3 बोन्स इज इक्वल टू 87 बोन्स। अभी आप अगर नेट खोल के देखोगे तो एक्सियल बोन्स के पास, एक्सियल स्केलेटन के पास कितनी बोन्स होती हैं, तो आपको मिलेगा 80 बोन्स होती हैं। ओके फाइन, आज तक चल रहा है 80 बोन्स। कुछ और रिसर्चेज हुई तो अभी साइंटिस्टों ने कहना शुरू कर दिया कि नहीं 80 नहीं 84 होती हैं। उन्होंने कहना शुरू कर दिया 84 होती हैं। ओके फाइन, अभी आप कैलकुलेटर निकालो और फिर से कैलकुलेट करना शुरू करो। स्कल के पास 22 बोन्स, 22 प्लस 6 कितनी हुई 28, हाइयोइड 1 29, रिबकेज पीछे करना जरा, रिबकेज पीछे करना, एक और, हाँ बस बस आगे लो। राइट, रिबकेज के पास कितनी है, राइट, रिबकेज प्लस स्टर्नम, तो रिबकेज तो वो पसलियां हैं हमारी, राइट, वो 24 प्लस एक स्टर्नम, हमारी कितनी है 25 हो गई। कितनी हो गई हमारे पास 29 प्लस, ओके आगे करना। देन वर्टिब्रल कॉलम 33 कितनी हो गई 87। अभी क्या बोला जा रहा था, इस एक्सियल स्केलेटन के पास 80, फिर बोला जाने लगा कि 84, अभी कैलकुलेशन हो गया हमारा 87। जितनी भी किताबें मिल रही हैं आपको सब गलत बोल रही हैं। सीधा कैलकुलेशन है या नहीं है, सीधा कैलकुलेशन है, राइट। ये दिस इज, वो गलती नहीं है, लेकिन गलती को लगातार दोहराना गलती है। चूंकि हमारी आपकी आदत नहीं है, मींस मैं उन ऑथर्स की बात कर रहा हूँ, उन राइटर्स की बात कर रहा हूँ जो ओरिजिनल अपनी रिसर्चेज आगे प्रोड्यूस करें। उनकी आदत है पीछे से, जिसको बोलते हैं ना आजकल कॉपी पेस्ट, है नहीं। हमारे एक सीनियर क्या, वो मेरे टीचर बल्कि चंडीगढ़ से, अब तो उनकी डेथ हो गई, प्रोफेसर मान सिंह सर। तो मान सिंह सर एक दिन मुझसे बोले कि तारिक यार बड़ा अफसोस होता है। मैंने बहुत सीरियस बैठे थे, मैंने क्या हुआ सर, तो कह रहे थे कि यार वो बड़ा मुझे अफसोस होता है कि पहले जो है वो रिसर्चेज होती थी तो कम से कम घटिया तो होती थी, घटिया रिसर्च होती थी। भाई ख़राब रिसर्चेज कर रहे हैं लोग, कोई बात नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि जब से इंटरनेट आया तो ये खटिया रिसर्च होने लगी। वो दूसरे की उठाते हैं और अपनी कॉपी पेस्ट करते हैं, और कॉपी पेस्ट पे काम चल रहा, तो खटिया पे बैठे बैठे रिसर्च हो रही है। तो कह रहे हैं घटिया रिसर्च होती थी, अब खटिया होने लगी, तो अब हम लोग उस लेवल पे आ गए। तो हम जितनी भी कॉपी किताबें जितनी भी लिख रहे हैं अपने नाम से, तो वो पीछे की कॉपी किताब, भाई लेटेस्ट में जो चल रही है उनकी तो कॉपी आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो कॉपी मेरे पास भी है, इनके पास भी है, इनके पास भी है। अब आप क्या करोगे कॉपी करने के लिए, अब आप अपनी अकल चलाओगे कि भाई 20-25 साल पहले वाली किताब उठाओ, उसे कोई नहीं पूछ रहा मार्केट में, वो चल भी नहीं रही। अच्छा 20-25 साल वाली पहले वाली जो है वो 80 बता रही है, बात समझ रहे हैं ना, वो एक्सियल स्केलेटन 80 बता रही है। अच्छा अगर मैं इतना ही ओरिजिनल होता रिसर्च में तो मैं अपनी खुद ना लिख लेता किताब, कॉपी पेस्ट की ज़रूरत ही क्या थी। तो उन्होंने उठाया वहाँ से, वो उन्होंने 80, आज भी 80 छप रही है। जो लेटेस्ट किताबें छप रही होंगी या बहुत, तो वो 84 छप रही हैं। लेकिन जो ओरिजिनल अगर आपको कोई रिसर्चर्स मिलेंगे, देन दे विल बी एबल टू टेल यू विद कैलकुलेशन, जैसे मैंने अभी आपको विद कैलकुलेशन, इसलिए मैंने उसको लाल से लिखा हुआ है, 3 अलग से मिली हुई हैं, राइट, क्योंकि ऊपर के कैलकुलेशन में हमारे पास जो है वो 87 आ रही हैं। अब यहाँ पर एक सवाल आता है हमारे और आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है वो, है नहीं। वो सवाल ये है कि अगर कंपटीशन में आ जाए तो क्या करें। भाई प्रैक्टिकल एक सवाल है। अब आप अगर उसमें ऑप्शन ही नहीं है 87 का, जो कि शायद नहीं होगा, भाई मेरे पास पेपर आएगा तो होगा 87 ऑप्शन, उसमें 80 भी होगा, 84 भी होगा, 87 भी होगा। अच्छा अब जाहिर सी बात है उसमें बच्चे, चूंकि उन्होंने मतलब 20% बच्चे होंगे जिन्होंने 84 पढ़ा होगा, 80% बच्चे होंगे जिन्होंने 80 पढ़ा होगा, तो वो 80 पे लगा देंगे, वो 84 पे लगा देंगे, वो सवाल उनका गलत हो जाएगा क्योंकि वो 87 है। अच्छा अब
ऐसे में क्या किया जाए। तो आपको पता ही है कंपटीशन में अभी जो है ना, अब तो वो पॉलिसी आ गई ना ट्रांसपेरेंसी, कि अगर आपको किसी सवाल के बारे में कोई आपको गलत लग रहा है तो आप उसको साबित कर दो विद इन दैट स्टिपुलेटेड टाइम विच द गवर्निंग बॉडी हैड गिवन टू यू। आपको दिया जाता है ना कुछ कि साहब हफ्ते भर में आप इसका वो सबमिट कर दो, ठीक है नहीं, कि ये सवाल गलत क्यों है, राइट। अच्छा, प्रूफ भी देना होगा आपको साथ में उसका, तो आप उसके प्रूफ दे दो कि ये बोन ऐसी है लिटरेचर में, ये बोन ऐसी है, उसके लिटरेचर के वो भी दे दो। वो जब अलग अलग लिखते हैं, अलग अलग वो बस गिनती नहीं करी किसी ने मिला करके, जब अलग अलग लिखते हैं सारी बोन्स को, स्कल की कितनी बोन्स, उसकी कितनी बोन्स, दुनिया भरे का जब तामझाम करते हैं तो वो उतनी करते हैं, लेकिन जब फाइनल कैलकुलेशन करते हैं तो उसको वो 84 लिख देते हैं, राइट। तो आपके पास ऑप्शन है कि ये सवाल गलत है और क्यों गलत है, कैसे गलत है, वो आप साबित करके उनको दे दो। तो वो क्या होता है उसका, वो सवाल हटा लेते हैं उसमें से। अब वो जो भी करते हैं, वो जो भी उनकी पॉलिसी होगी, तो घबराने की कोई बात नहीं है आपको जो है। और अगर 87 मिल जाए आपको उस सवाल पे तो बहुत ही अच्छा है, आपको 87 का होगा उसमें कोई ऑप्शन, राइट। ओके, आगे बढ़ो। ओके फाइन। यार मेरा वो ले आना ज़रा, हड्डी थैला, ह्यूमन बीइंग। हम लोग स्कल के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ये तो हमारा 3D डायग्राम है, लाइव हड्डी पे हम लोग जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। हाँ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फाइन, इतने बीच में कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो बताइए जरा। जी, आपने कहा कि चोट लगे तो मतलब कहीं पे दर्द हो तो उसमें गर्म पानी और वगैरह देना चाहिए, तो ठंडा भी तो दे सकते, क्यों नहीं देंगे? नहीं, अगर आप उस वक्त ठंडा दोगे, क्योंकि ठंडा शुरू में एकदम से आप उसको ठंडा दोगे तो ठंडा, जैसे आपको अभी चोट लगी, आपको फ़ौरन ठंडा देना है, क्योंकि देना है उस वक्त। ठंडा क्या करता है, वो आपके फेशिया पे, आपके मसल पे नहीं काम कर रहा। आपका ठंडक जो है वो आपका जो नर्व पेन लेकर के आ रही है, यानी उस पेन को जो है वो ब्लॉक कर रही है, एक चीज़। दूसरी चीज़, जब आपके अंदर से चोट लग जाती है, इंटरनल चोट लग जाती है, तो हमारी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो उसकी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर उसका है कैपिलरीज, राइट। अभी तो आर्टरीज और वेन्स दो मोटी मोटी हैं, फिर वो छोटी छोटी बहुत जाल सा बिछ जाता है, राइट। वो जो बहुत छोटी छोटी सी बिछ जाती हैं वो ओवर स्ट्रेचिंग से वो फट जाती हैं। अच्छा, अगर आप उस पर उस वक्त, जबकि अभी 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 चोट लगी है, अभी आपने उस पर अगर गरम लगा दिया तो वो और फैल जाएंगी, और फैल जाएंगी तो और ब्लड निकालेंगी बाहर, और ज़्यादा स्वेलिंग हो जाएगी। तो आप अगर ठंडा लगा देते हो तो वो जो जितने भी वो कैपिलरीज वाला पार्ट है आपका, वो सब ब्लॉक हो जाता है, वो ठंड से सिकुड़ जाता है। तो ठंड से सिकुड़ जाता है तो आपको एक्स्ट्रा मीन्स इंटरनल ब्लीडिंग जो है वो कम से कम होती है। तो उस वक्त तो आपको ठंडा लगाना चाहिए, है नहीं। मैं तो बात कर रहा हूँ आपको कि जब ये इस तरीके से जब आप आराम से हो गए और आपको उस वक्त पेन हो रहा है, और वो भी डल पेन हो रहा है, कोई वैसा पेन नहीं है, तो वो ज़्यादा चांस इस बात के हैं कि वो फैसाइटिस है आपको, और फैसाइटिस में आपको जो है वो गरम लगाओगे तो वो रिलैक्स हो जाएगी और ठीक हो जाएगी, ठीक है ना। और कोई सवाल आप लोगों का? आपने अभी एक्सरेल की बोन्स बताई थी, तो आपने वर्टिब्रल कॉलम में 33 बताई थी सर। जैसे मैच्योर होने के बाद कम हो जाते हैं वर्टिब्रल कॉलम, वो एक हो जाता है। क्या एक हो जाता है? कॉक्सिस के बाद तो उसका नाम नहीं बता, आपने टेस्ट में भी। ठीक है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, हमने स्कल की भी तो 22 कही, तो आपने ये क्यों नहीं कह रहा कि स्कल एक ही है सर, ये तो 22 कहाँ है भाई? बोन्स तो अलग अलग है ना सब भाई, बोन्स अलग अलग हैं। आज देखो, अभी ये 2 उंगलियाँ, ये ऐसे 4 उंगलियाँ हैं, 4 उंगलियाँ हैं फॉर एग्जाम्पल, राइट। अभी ये फ्यूज हो गई सब, तो अभी अगर नंबर ऑफ बोन्स आपसे पूछी जाए, नंबर ऑफ फिंगर्स पूछी जाए, तो कितनी बताओगे आप, 1 या 8? वर्टिब्रल कॉलम 33, सॉरी।
दिस इज आवर वन बोन। ऐसे इसका भी ढक्कन का ऊपर का होगा, वो ढक्कन इज मिसिंग, राइट। ये सिलाई दिख रही है आप लोगों को, है नहीं? ओरिजिनल बोन है ये आपकी, अबे आपकी है। सर देख रही हूँ, मैंने नहीं देखी ना अब तक। ओके फाइन। ये क्या बोलते हैं इसको? सिलाई है ना ये सब जब बच्चा था ये जिस वक्त, तो उस वक्त ये सब अलग थी, इसकी सारी हड्डियां अलग अलग थी, राइट। अभी जो है वो ये सब इसका सूचर्ड है, ये दिख रहे हैं ना आपको सभी। और कैसी सूचर्ड है? सिलाई टाइप, है नहीं? इंटरलॉक्ड है सब ये। देखो छू के देखो, अरे छुआ करो यार, छू के देखो कैसा है। ये आप ही की तरह का एक इंसान है यार। अरे आप ही की तरह का एक इंसान है, बात कर रहा है आपसे, बात करो। इसमें डरना क्या? हम बस ऊपर ऊपर से खूबसूरत से हैं, अंदर से हम सब ऐसे ही हैं, है ना? छू के देखो, हड्डी है आपकी, ओरिजिनल हड्डी है। ये सूचर्ड बोन्स हैं आपके, सब इंटरलॉक्ड है सारी। दूर से ही बने है ना, सब सूचर। ये सूचर्स देखो आप, छूके देखो इनको, ये सब हड्डियां सब अलग है ना? जब हम बच्चे थे तो ये सब अलग है। अभी इनमें ब्रेन रखा हुआ है और ये ऐसा ही ब्रेन रखा है। हाँ, दिस इज ऑल्सो, यस, राइट। और क्या नकली है? सूचर मैं आपको दिखा रहा हूँ बस, है ना? दिस इज सूचर्स। ये ऊपर का हिस्सा भी अगर होता तो आपको सूचर और क्लियर सूचर्स आपको नजर आते हैं। ये जो जॉइंट, हाँ, ये जो जॉइंट है ना, इधर ये जॉइंट है। आपका ब्रेन का हिस्सा इसमें से ऐसे निकला हुआ होता है, नर्वस सिस्टम। हाँ। देन इसके बाद फिर स्पाइन शुरू हो जाती है। ये सब बोन्स अलग अलग थी बच्चे की, ये वाली जो है ना, हाँ, ये सब बच्चे की बोन्स अलग अलग थी। इसी वजह से वो गिर रहा था तो बार बार शिफ्टिंग होकर के शॉक एब्जॉर्बेंट का काम कर रही थी वो बोन, है ना? सर ये पीछे का हिस्सा, पीछे का? हाँ, ये पीछे का हिस्सा है, ये सामने है, अच्छा अच्छा, ये ऐसे नीचे से, ठीक है नहीं? ऐसा ही है, ऐसे हाँ हाँ, फिर आ जाता। राइट। इसके ऊपर जो है वो एक ऊपर का आ जाएगा ऐसा, ठीक, ओके फाइन। तो ये हमारे पास, ये हमारी आंखें हैं, ये हमारी नाक है, ये हमारा मुंह यहाँ से शुरू हो जाता, ये हमारे दांत हैं, है नहीं? ये और पार्ट्स हैं, जब हम उसके बारे में सीखेंगे तब पढ़ेंगे। ये हमारा ब्रेन कैविटी है, ब्रेन के लिए गड्ढा, पूरा ब्रेन हमारा जो है वो इसमें रखा हुआ है। और फिर उसके बाद ये ब्रेन इस छेद में से होता हुआ यहाँ से बाहर निकला, बंडल ऑफ नर्व्स, बहुत सारे तार वो बाहर निकले, राइट। देन हमारी ये स्पाइन है, दिस वन। इसके बीच में जो छेद है, फिर उसके बाद वो जो ऊपर से वायर्स निकले, वो सारे वायर्स फिर इसमें से होते हुए और साइड से निकलते हुए यहाँ से निकलते जाते हैं जहाँ पे जाना होता है उनको। अगर नहीं जाना होता तो वो वायर फिर और वो हो जाता है नीचे वाली बोन से, फिर वहाँ से निकलेगा, या 4-6 के बाद फिर निकलेगा कोई और। तो ऐसे फिर नीचे जाते जाते तो पतले होते जाते हैं। यहाँ से निकले तो बहुत सारे निकले एक साथ पूरे,
और फिर उसके बाद धीरे धीरे इधर उधर शिफ्टिंग होती जा रही है उन तारों की, तो वो अलग होते जा रहे हैं। ये हमारी स्पाइन है पूरी ओवरऑल। राइट। सर ये प्लेन क्यों नहीं, इसमें ये छिद्र क्यों है? कहाँ पे? ये सब जो ये तो अब डीकैल्सिफाइड हो गई है, अब तो ये पुराना हो गया ना, वरना तो ये जैसे हमारे पास इस वक्त होगी ना तो बिल्कुल लुब्रिकेटेड होगी, बिल्कुल चिकनी होगी। इस वक्त तो आप हाथ में अगर ऐसे पकड़ोगे तो फिसल के भागेगी, है नहीं, क्योंकि बुरसा भी होगा, उसका सिनोवियल फ्लूइड भी होगा, लुब्रिसेंट भी लगा हुआ होगा, है नहीं, उसमें जो है वो हाई उल्लू भी होंगे बीच में। हाँ, वो कार्टिलेज, वो स्पंज होता है, स्पंजी वो स्पंजी होता है। शॉक एब्जॉर्ब करने। हाँ, वो शॉक एब्जॉर्ब करने के, दैट्स इट, है ना। ये जो पार्ट है हमारा ये स्पंज होता है इसमें, है ना। ये स्पंज जो है वो कार्टिलेजिनस होता है, और ये इसका जब पानी वानी सूख जाता है तो ये एक ऐसा बोन सी बन जाती है। हाँ, और क्या, आप क्या समझ रहे हो, खा खा के माल जमा कर लिया तो भारी हो गए हो। ऊपर वाले ने तो हमको आपको अच्छा ही दिया था। उनको भी दिखा दिया, दे दिया हाथ। Color also yellow. Color, yes, white, not white, off-white. And it depends on the level of activity and the nutrition also. Calcium level. Yes, of course. है ना? This is decalcified, lack of calcium. This bone is not having any calcium. है नहीं? Look at its shape, कितना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है। आपके अंदर भी ऐसा ही है। They are very light in shape, light in weight. ये जिस वक्त मतलब आपके अंदर है ना, जैसे है ना, तो उस वक्त ये बहुत भारी होगी अभी, मतलब ये तो अब तो डीकैल्सिफाइड है ना, अब तो ये नहीं, कैल्शियम नहीं है इसके अंदर, कुछ नहीं है इसके अंदर अब तो, है ना। अदरवाइज इसका वाटर का भी, इसका अपना जो कंटेंट है उसका भी अपना वेट होता, राइट। पकड़ो, वायर इसके अंदर से ज़्यादा, वायर इसके अंदर से ज़्यादा है। ये हमारा सेफ्टी, ये जितना भी वायर जाने का हिस्सा है ये सब हमारा जो है ना सेफ्टी वाला हिस्सा है, क्योंकि वो वायर्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर वो वायर्स, हमारा एक वायर भी ख़राब हो जाए तो आई डोंट नो उसमें, मतलब जिस भी ऑर्गन को वो सप्लाई कर रहा होगा वो वायर, तो आपका जो है वो उसमें पैरालिसिस हो जाएगी। जैसे कहते हैं कि नस की नीचे हड्डी जब दब जाती है तो मतलब वो हड्डी दब जाती है, वो हड्डी जब जाती वो हड्डी दब जाती है, मतलब नस नहीं दबती सर कोई, नस भी दब जाती है। फिर नस वैसे नहीं दबती, हड्डियों के बीच में नस दब जाती है। अभी बताता हूँ मैं, जैसे सर ये सेक्शन हो रहे हैं इनके बीच में जो सर अभी यहाँ से अभी बताता हूँ मैं। ओके, दिस वन दूर से छू के क्यों देख लिया, लगा के देखते ना यार, अच्छी लग रही है, स्मार्ट सी है। ओके फाइन, चले आगे चलना है इसमें, आगे आगे और आगे और आगे और आगे और आगे। ओके, तो हमारा स्कल में, हमारे स्कल में जो है वो दो बोन्स हैं, राइट। हमारा स्कल इज डिवाइडेड इनटू टू। एक है हमारा क्रेनियम बोन, क्रेनियम, इसको न्यूरोक्रेनियम भी बोलते हैं, ओके। और दूसरा जो है वो हमारा फेस वाला हिस्सा है, राइट, जिसको हम लोग जो है वो वाइसेरोक्रेनियम भी बोलते हैं, ओके। तो हमारा जो क्रेनियम है उसके अंदर कुछ बोन्स हैं, फेस के अंदर कुछ बोन्स हैं, टोटल हमारे पास 22 बोन्स हैं इसकी, ओके। आगे बढ़ो। ये सब मैं आपको, वो पीपीटी पहुंची है ना, आपको गई पीपीटी, है ना, ओके फाइन। ऐसे ये भी पीपीटी आपको चली जाएगी, हाँ, अच्छा, ओके फाइन। तो हमारा क्रेनियम के पास देखो 8 बोन्स हैं, वो कौन कौन सी बोन्स हैं, ओके। आगे बढ़े। हाँ, ये जो एक 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 करके भाई, ओके। हमारी जो सबसे आगे बोन है ये, जिसको हम माथा बोलते हैं, राइट, दिस इज हमारा फ्रंटल बोन, राइट, फोरहेड की बोन है, ये एक बोन है हमारी सामने, बिल्कुल ठीक है नहीं। देन ओके, देन इसके साइड में एक बोन है ऊपर,
आप सब लोग ज़रा हाथ लगा के देखो अपने, कहीं पे यहाँ पे जहाँ पे आपके ये वाली बोन है, दूसरी वाली, एक चीज़ ऑब्जर्व करना ज़रा यहाँ पर, ये देखो साइड में देखो, यहाँ कहीं सबके सींग है क्या? सींग से जैसे गौ माता होती है ना, तो जिसके सींग नहीं निकले होते तो उसका ऐसे ही उठा हुआ सा होता है क्या? देखो, छू के देखो, कभी गौर नहीं किया आपने ये आपके क्यों है? यू आर नॉट ए गौ माता, यू आर नॉट ए भैंस, लेकिन है ना, सबके हैं कि किसी का मिसिंग है? अरे मिसिंग है क्या किसी को? सबके है। ओके, तो इसका मतलब है कभी ऐसा भी टाइम आने वाला है जब हमारी सींग निकलेगी। अभी गधे के सिर से सींग गायब है। क्यों भाई? अभी जो अपने को गधा समझे वो सबसे ज़्यादा हंसे। ओके फाइन, है ना? तो ये हमारा ये पैराइटल बोन है, राइट? पैराइटल हमारी बोन है ये। ओके, ये हमारी दो बोन्स हैं। देन, और ये मेन वॉल है, मेन हमारा ब्रेन जो है वो यही संभाले हुए है नहीं, ये भी संभाले हुए है। जब हम कहते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ये खत्म हो गया अब इसकी मामला, सब कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं? इवन 1 मिलीमीटर स्किन पे कट लगना ये भी खतरा है, ठीक है नहीं? ओके फाइन, आगे बढ़े। देन हमारे पास एक बोन है जिसको स्फिनोइड के नाम से कहते हैं। ये बड़ी खतरनाक सी बोन है। ये स्फिनोइड बोन जो होती है ये हमारी नाक के अंदर से, यहाँ से, ये है ना, छू के देखो सारे हिस्से अपने, नहीं फेशियल के लिए छुआ होगा, ऐसे छुआ, पढ़ने के लिए नहीं छुआ ना कभी हमने। देखो कहाँ तक जा रही है ये, अभी इसको देखो, देखो ये साइड में जा रही है क्या? कहीं जाएगी है नहीं? कहीं पे देखो आप, ये कहाँ जौ लगा हुआ है क्या इससे? जौ चिपका हुआ है क्या इससे? ओके फाइन, ये इसके अंदर जो है ना, ये अंदर इसके पूरा एक जाल बिछा हुआ है, राइट? और ये एक बड़े पंछी की तरह की है ये, राइट? एक बड़ा पंछी कौन? चमगादड़ की शेप की है, अभी दिखाऊंगा मैं आपको आगे। चलिए आगे, दैट इज स्फिनोइड, राइट? या बटरफ्लाई आप कह लो, अच्छा कहना हो तो बटरफ्लाई कह लो अपने को, और चमगादड़ कहना हो तो चमगादड़ कह लो। नहीं, इसमें नहीं है चमगादड़, राइट? टेम्पोरल, कान से रिलेटेड, कान के पीछे की बोन जितनी भी है ना ये हमारी, है ना, ये सब हमारी जो है ये टेम्पोरल बोन है हमारी, राइट? इस टेम्पोरल को जो है वो ये टेम्पीज नाम से, जिसका मतलब लैटिन में होता है जिसका टाइम, राइट? इस बोन का नाम टेम्पोरल इसलिए पड़ गया है क्योंकि पहले ज़माने में किस इंसान ने धरती पर कितना समय गुजारा, तो ऐसे तो होता नहीं था कैलकुलेशन जैसे आज हम करते हैं, डेट ऑफ बर्थ कितनी है और हैप्पी बर्थडे आज है, राइट? वो अंदाज़ा अभी 50 साल पहले तक नहीं था। अभी हमारे यहाँ बहुत सा स्टाफ ऐसा है सपोर्टिंग स्टाफ में जिनका कोई उस ज़माने में नहीं था, उनके पास कोई डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो बस ऐसे ही जो लिखा दिया, जिसका जैसा लिखा दिया तो वो वैसे ही लिखा हुआ है उसका। बाद में नगर पालिका से उसने अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनाया है। ओके, तो फिर कैसे उसको वो करते थे कि इसकी कितनी उम्र हो गई है, होगी, तो उसको अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते थे उसको, कि अब वो तरीक़े अलग अलग थे सबके, कोई एक यूनिफॉर्म तरीक़ा नहीं था। कई तरीक़ों में से एक तरीक़ा ये भी था कि ये जो कलमें होती हैं, ये सफ़ेद बाल कितने आ गए, तो इससे वो टाइम का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते थे। अब ये टेम्पोरल बोन है ना, ये चारों तरफ, ओके, तो ये टेम्पोरल, वहाँ से जो है वो इसका नाम टेम्पोरल रख दिया कि ये टाइम से रिलेटेड बोन है। बस एक कहीं तो रखना है ना, कहीं तो बात शुरू करनी है। देखिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर खेत पड़ा हो बहुत बड़ा ह्यूज और उसके आसपास कोई भी बिल्डिंग ना बनी हुई हो, कुछ ना बना हो, सिर्फ ज़मीन ही ज़मीन हो, राइट? उसमें आप चाहे कैसी भी लाइन डाल दो, चाहे ऐसी डाल दो, चाहे सीधी डाल दो, चाहे टेढ़ी डाल दो, चाहे कैसी भी डाल दो, बस घुमावदार नहीं होनी चाहिए,
हर लाइन आपको वो सीधी लगेगी, हर लाइन आपको सीधी लगेगी, क्योंकि उसके रिलेशन में कोई और लाइन है नहीं जो एक्चुअल में सीधी होनी चाहिए। अगर कोई सीधी होगी तब आप देख पाओगे कि अच्छा ये तो अच्छा, तब आप डिफाइन कर पाओगे ये तो टेढ़ी है, वरना वो बाई डिफ़ॉल्ट आप और हम सब लोग कहेंगे तो वो सीधी लाइन होगी वो हमेशा, राइट। इसी तरीके से जब ये चीज़ों के नाम पड़े हैं तो उस वक्त कुछ नहीं था, चाहे टेढ़ा पड़ गया हो आज की डेट में, आज हमें लग रहा है यार टेढ़ा नाम पड़ गया है तो टाइम से क्या रिलेशन, आज तो जो है वो बच्चों के भी सफ़ेद बाल हो जाते हैं सारे। ओके फाइन, उस वक्त शुरू करना था तो कैसे भी शुरू किया तो वो टेम्पोरल के नाम से शुरू किया इसको, ठीक है। आगे बढ़ें। देन हमारे पास ऑक्सीपिटल है, ये पीछे का हिस्सा, मार के देखो जरा, देखना आंख बंद करके हल्के हल्के मारना, ज़्यादा ज़ोर से नहीं मारना, हिल जाएगा नहीं तो। ओके फाइन, ज़रा ये अच्छा अभी देखो एक चीज़, आंख बंद करके थोड़ा सा इसको स्टिफ रखना, हिलने नहीं देना, राइट। और फिर देखना क्या नाक के अंदर कहीं वाइब्रेशन हो रहा क्या, आपका ब्रेन जो है वो आपकी जो चमगादड़ है आपके अंदर ना, वहाँ धक्का मार रहा है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं मारना, वो चमगादड़ पकड़ लेगा नहीं तो वो उतने हिस्से को। ओके फाइन, आगे बढ़ें। ओके, इथमॉइड बोन है हमारी, राइट, एक अंदर बोन है हमारे, इसको इथमॉइड बोन कहते हैं, नाक के अंदर है, स्कल का पार्ट है, फेस का पार्ट नहीं है वो इथमॉइड बोन है, राइट। और वो ऐसी होती है जैसे छलनी होती है ना आटा वाली जिसको छानते हैं, तो वो छलनी टाइप की होती है, वो उसमें बहुत बारीक बारीक बहुत सारे छेद होते हैं, वो एयर को फिल्टर करती है। आप कितनी ठंडी हवा लेते हो, अगर ये जितनी ठंडी हवा है, अगर ये इतनी ठंडी हवा अगर आपने लंग्स में ले ली तो लंग्स बर्स्ट कर जाएंगे आपके, क्योंकि लंग्स का टेम्परेचर बिल्कुल डिफरेंट है और यहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, ये तो फिर भी 10-11 डिग्री है, राइट। अभी आप कश्मीर जाओ तो वहाँ पर, लद्दाख जाओ आप, वहाँ पर तो वो -9 -10 इस वक्त चल रहा होगा, -11 चल रहा होगा, आपका प्लस में 10 है, वहाँ पे माइनस में 10 है, राइट। वहाँ पे भी आप सांस ले रहे हो, तो ये आपको जो है वो बनाने वाले ने आपको ये सीव दिया हुआ है, इससे छन के फिर पूरी जाती हवा और फिर इससे छन के जो है वो ये फिल्ट्रेशन का काम करती है। और ये और भी दूसरे काम करती है, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, हमारा एक ऑर्गन एक ही काम नहीं करता, वो और भी बहुत सारे काम करता है। ये अलग बात है कि हमें ना पता हो उसके बारे में, राइट। तो हमारी इथमॉइड बोन है। आगे, ओके फाइन, पीछे करना ज़रा, हाँ आगे आएगी कहीं पे देखेंगे हम लोग, अंदर है, राइट। ये इथमॉइड बोन बड़े काम की होती है, ये इथमॉइड बोन बड़ी, इसकी एक खासियत है, ये इथमॉइड बोन जो है वो सिर्फ छलनी का काम नहीं कर रही, सिर्फ फिल्ट्रेशन का काम नहीं कर रही, सिर्फ आपकी एयर को ठंडे से गर्म नहीं कर रही या गर्म आ रही है तो ठंडा नहीं कर रही, बल्कि ये एक और काम भी कर रही है। इसके अंदर मैग्नेट लगा हुआ है, नेचुरल एक मैग्नेट लगा, किसी बोन में, पूरी ह्यूमन बॉडी में कहीं मैग्नेट नहीं है, यहाँ मैग्नेट लगा हुआ है, सब जगह आयरन है। तो आप ऊपर से मैग्नेट पहनते हो, आपको जेम पहनाया जाता है, मैग्नेट पहनाया जाता है, उसके लिए इलाज होता है ना, जेमोथेरेपी और मैग्नेटोथेरेपी ऐसे करके वो सब होता है ना, वो डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे। यहाँ जो बोन है इथमॉइड बोन, इसके पास मैग्नेट है, और ये क्या पता लगाती है, ये जो है वो आपके डायरेक्शंस पता लगाती है कि आप अब नॉर्थ पोल की तरफ चल रहे हो या आप साउथ पोल की तरफ चल रहे हो। आपको नहीं चलता ना, सारे जानवर इथमॉइड बोन से चलते हैं, जितने भी चलते हैं हज़ारों किलोमीटर, उन्होंने तो कभी रास्ता नहीं देखा इंडिया का, या देखा होता है माइग्रेटरी बर्ड्स जितनी भी हैं ये सब इथमॉइड बोन पे चलती हैं। वही इथमॉइड बोन जो आपके पास है, वही इथमॉइड बोन उनके पास है, जो आपके पास मैग्नेट है वही मैग्नेट उनके पास है, लेकिन चूंकि वो सिंस जनरेशन उसको इस्तेमाल कर रही हैं, हमने इसको इस्तेमाल नहीं किया कभी। अच्छा, हो सकता है कोई ऐसी प्रैक्टिस हो सकता है, मैं कह रहा हूं कोई ऐसी प्रैक्टिस हो जिसके ज़रिए से हम इस मैग्नेट को एक्टिवेट कर लें अपने। अगर हम एक्टिवेट कर लें तो हम बिना किसी से रास्ता पूछे, फिर गूगल अंकल की ज़रूरत नहीं है हमको मैप में, फिर हम चले जाएंगे दिल्ली, हमें जहाँ जाना है, फिर ये गाइड हमको करता जाएगा। या ये कि इसको जो गाइड करना है मैग्नेट को, किसको गाइड करना है, ब्रेन को करना है ना, और ब्रेन जो है वो ड्राइव करेगा आराम से। लेकिन ये इस्तेमाल नहीं हो रही। अब कोई कहे कि ये साहब ये फंक्शन, तो फिर ये मैग्नेट, अब इसका एनाटॉमिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि ये जो मैग्नेट है अब ये बेकार लगा हुआ है इसमें। नहीं, बेकार तो नहीं लगा, मेरा अपना सिद्धांत है भाई, बेकार तो नहीं लगा।
जिस ज़माने में गूगल अंकल नहीं थे, याहू आंटी नहीं थी, और जिस ज़माने में ये सारे मैप्स नहीं थे, ज्योग्राफी नहीं थी, जिस ज़माने में नहीं थे, ह्यूमंस को ट्रैवल तब करते थे, तब वो मैग्नेट से ही करते होंगे अपने, राइट। आगे हो सकता है कल को फिर हमें ज़रूरत पड़ जाए। अब हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया कि उस मैग्नेट की हमको ज़रूरत नहीं है, राइट। आप ही के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर, मेरी बॉडी के अंदर जो है वो अलार्म सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन हम उस अलार्म सिस्टम को नहीं इस्तेमाल करते, उस अलार्म सिस्टम को हम नहीं इस्तेमाल करते, इसलिए हमें बाहर से जो है वो अलार्म लगा के रखना पड़ता है, तब हम उठते हैं, राइट। वरना आप सीधे करवट लेटिएगा और सीधे करवट लेट करके आंख बंद करके खामोशी के साथ चाहे ट्रायल कर लीजिएगा, हो सकता है 2-4 दिन लग जाए ट्रेनिंग करने में, राइट। सिंपल आप ऐसे कहिएगा, जो भी आपका नाम हो, आप अपना नाम लीजिएगा और कहिएगा, फॉर एग्जांपल मैं हूं तो मैं उसको जो है वो कहूँ राइट हैंड साइड पे लेट जाऊं और आंख बंद करूं और मैं कहूं कि तारिक मुझको सुबह 3 बजे उठा देना, तारिक मुझको 2:45 पर, सुबह 2:45 पे उठा देना, राइट। आप 3 बार ऐसा बोलो और सो जाओ इत्मीनान के साथ, आपको 2:45 पे वो तारिक जो अंदर आपके तारिक है वो उठा देगा आपको। अब ये अलग बात है कि काहिली में फिर एक बार अंगड़ाई लो और टुन्न फिर सो जाओ, लेकिन आपको वो अलार्म जगा देगा। तो आपके पास वो अलार्म है, लेकिन आप और मैं उस अलार्म को इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप और मैं उस अलार्म को इस्तेमाल नहीं कर रहे। मैं रोज़ उसको इस्तेमाल करता हूँ, रोज़ उसको, ये ऐसे कह रही है ये सर जैसे जैसे पता हो मैं रोज़ करता हूँ राइट। तो मैं उसको रोज़ इस्तेमाल करता हूँ, वो एक्टिव है मेरे अंदर, आपके अंदर नहीं है। आप लोगों में से जो लोग करते होंगे उनके अंदर होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि चीज़ें हमारे खुद की अंदर चीज़ें मौजूद हैं सारी, हम कैसे उनको धीरे धीरे करके खोते चले जा रहे हैं, और कैसे हम जो है वो आउटर गैजेट्स के ऊपर कैसे हम डिपेंडेंट होते चले जा रहे हैं, ठीक है नहीं। तो आप अपना जो आपका अलार्म सिस्टम है आप उसको इस्तेमाल करो, 2-3 दिन में देखो आप खुद उठने लगोगे। चाहे इससे बहस नहीं होगा कितने थके हुए हो कितने नहीं थके हुए हो, राइट। आप अगर अलार्म सिस्टम से उठते हो, जो बाहर से आप सिस्टम लगाते हो, अपना बॉडी का अलार्म सिस्टम नहीं, अगर आप बाहर के अलार्म सिस्टम से लगाते हो तो आपकी बॉडी कैलकुलेट नहीं कर पाती कि आपको फ्रेश कितने देर में होना है। लेकिन अगर आप इंटरनल बॉडी का अलार्म सिस्टम इस्तेमाल करते हो तो ऑटोमेटिकली अंदर से जो है वो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेती है कि इसको कितनी देर में उठना है, राइट। उतनी देर में वो फ्रेश करके आपकी बॉडी को पूरा दे देगी, क्योंकि अब आपको दिन भर गुजारना है, राइट। मैं आमतौर से 2:40 2:45 पे सुबह, मैं सुबह कहता हूँ उसको, आप लोग रात कहते होंगे, आई डोंट नो, है नहीं, उठ जाता हूँ मैं। उसके बाद दिन भर आपके सामने ही रहता हूँ, जैसा भी रहता हूँ, जितनी भी एक्टिविटी करता हूँ। जाहिर सी बात है मेरी एक्टिविटी, लेवल ऑफ एक्टिविटी मेरा थोड़ा कम होगा आप लोगों से, लेकिन बहरहाल करता हूँ मैं कुछ ना कुछ, और दिन भर और भी जिम्मेदारियाँ करता हूँ। ओके फाइन, मेरी बॉडी को मालूम है। और फिर उसके बाद 11 साढ़े 11 बजे जा करके फिर मैं सोऊंगा, तो मैं अपनी बॉडी को बता के सोऊंगा कि मुझे 2:40 पे 2:45 पे, मुझे तो 2:45 मेरा टाइम है आमतौर से उठने का, 2:45 में मैं उठ जाता हूँ, राइट। इतनी देर में बॉडी मेरी जो है वो मुझे शिफ्ट कर देती है और इतनी देर में रिफ्रेश और रिलैक्स कर देती है मुझको, और दिन भर अपना चलाना है, राइट। तो वो इंटरनल अलार्म सिस्टम हम नहीं इस्तेमाल कर रहे, हम अपनी इथमॉइड बोन की मैग्नेट नहीं इस्तेमाल कर रहे, तो वो धीरे धीरे ये चीज़ें खोती चली जा रही हैं। ओके फाइन, आगे करें, राइट। हमारी फेस की बहुत सारी बोन्स हैं, आगे करो। ये सारी बोन्स आपको जो है वो मिलती चली जाएंगी, राइट राइट राइट, करते जाओ। ओके फाइन, है नहीं। ये हमारी नेजल बोन है, हमारी मैग्जिला, हरी वाली जो है वो हमारी मैग्जिला बोन है। जैसी बोन है वैसे हमने जो है वो कलर डालने की कोशिश की है। ये जाइगोमेटिक बोन है, चीक बोन जिसको हम बोलते हैं ना, ये जाइगोमेटिक, इसको एनाटॉमिकली हम लोग जो है वो जाइगोमेटिक बोन कहते हैं इसको, राइट। ये जाइगोमेटिक बोन है, एक नेजल बोन है, एक मैग्जिला है, और ये जो हमारी ठुड्डी है, चिन है, दिस इज कॉल्ड इन एनाटॉमी, इट इज कॉल्ड बाय द नेम मैंडिबल, मैंडिबल। तो आपको अपनी भाषा में कुछ लिखना हो तो इसको लिख लीजिए, जाइगोमेटिक, मैग्जिला, नेजल एंड मैंडिबल। इन बोन्स की हम कैरेक्टरिस्टिक वगैरह नहीं पढ़ रहे, नहीं तो हमारा इसी में एक, ये पूरा अपने आप में एक स्पेशलाइजेशन है। फेस अपने आप में एक स्पेशलाइजेशन है पूरा, राइट। ओके, आगे बढ़िए। फाइन, हमारी 3 बोन्स,
3 बोन्स इसमें और 3 बोन्स हमारे कान में इसमें। तो हमारे पास जो है वो ये अंदर कान का स्ट्रक्चर हमारा ऐसा है। राइट हमारा कान जो है वो उसमें बहुत रिच ब्लड सप्लाई है। इसके अंदर मसल्स भी हैं। आप में से कान कितने लोग हिला लेते हैं? हिला के देखो। हाँ यार हिल ले, आप हिलाओ, हिलाओ। देखो ओके फाइन। मीन्स मसल्स हैं हमने। अब देखो ना, मैंने क्यों कहा अभी आपसे, आप लोगों ने सबने कोशिश करी लेकिन नहीं हिला पाए। अब ये एक फैसिलिटी है हमारे पास जो कभी आने वाले ज़माने में हम खो देंगे इसको, है नहीं, क्योंकि हमने उन मसल्स को ट्रेन नहीं किया हिलने के लिए। अच्छा जिसने ट्रेन किया है, चाहे मज़े में ट्रेन किया हो चाहे इंटरटेनमेंट के लिए किया हो, वो अपना कर रहा है। राइट हालांकि इससे कोई आप ऐसा नहीं है कि 10 किलो वज़न उठा लोगे, लेकिन कम से कम हिल तो रहा है ना आपको, है नहीं। ऐसी हमारे सिर में भी मसल्स होती हैं लेकिन हमने इस्तेमाल नहीं किया। नहीं तो कुछ लोग होते हैं वो अपने पूरे बाल ऐसे हिला लेते हैं। हिला लेते हो? ओके फाइन, ठीक है। तो ये हमारे पास बड़ा रिच वो है, और इसके पास जो है वो एक बोन है, इसको कहते हैं हम लोग मैलियस। मैलियस हैमर की तरह की होती है, ऐसे टुक टुक ऐसे मारती रहती है कान के अंदर ये आपको। राइट हाँ आगे। राइट एक है इनकस। इनकस एनविल कहते हैं उसको, जिसके ऊपर वो रख करके और फिर हथौड़ा मारते ना ऐसे करके, तो वो लोहा हुआ सीधा करने के लिए, कील सीधी करने के लिए। वो देखा ना अपने कॉबलर्स के पास जो मोची होते हैं उनके पास होता है ना वो, दैट इज़ एनविल। और छोटा सा हथौड़ा होता है और टुक 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 कच करते हैं। आगे राइट दिस इज स्टेपीज, दिस इज नॉट स्टेप्स, स्टेपीज। इसको लिख लीजिए अपनी भाषा में। बाकी तो वैसे ही है जैसा लिखा है वैसे ही बोला जा रहा है। मैलियस, इनकस, स्टेपीज, स्टेप्स नहीं। स्टेपीज अपनी लोकल भाषा में लिख लीजिए। ये जो स्टेपीज है ना, देखो आपने ब्रैकेट में लिखा है स्टिरअप। स्टिरअप कहते हैं मीन्स ऐसे नॉर्मल सी चीज़ हो और एकदम से घुर्र हिल जाए एकदम से। ये ऐसी बोन होती है जो ये ज़रा सा भी आपने इसको मूवमेंट किया ना तो ये हिल जाती है अंदर से। अच्छा ये जैसे ही हिलती है तो आपके अंदर एक फ्लूइड होता है। हाँ तो ये टी कहीं हथौड़ा पड़ रहा होगा ना, ये दो है ना लगे, वो तो हवा का अपना वो है। राइट हमारा कान, हमारी नाक और हमारा मुंह, ये सब आपस में कनेक्टेड है। आप नाक से डालो, मुंह से चीज़ निकाल लो। आपने बहुत से योगिक प्रैक्टिस में आपने देखा होगा, है नहीं? राइट ऐसे ही आप यहाँ मुंह से डालो और कान से बाहर निकाल लो, या कान में आप दवा डालो तो वो मुंह में उसका टेस्ट आ जाता है। हाँ गले में कहीं भी आएगा तो है ना, कनेक्शन बना हुआ है ना, आपके मुंह में ही कनेक्शन बना हुआ है, लेकिन है ना कनेक्शन आपके पास। राइट ओके तो वो ये सब एयर है। अब आपने एयर मुंह में भरी हुई है कहीं, और कोई एक टेक्निक आपको पता है, वो टेक्निक आपको पता होनी चाहिए। तो आप कान को, अभी आप देखो नाक ऐसे बंद करो और प्रेशर मारो मुंह बंद करके, तो यहाँ कान से आवाज़ सी निकलेगी या हवा सी निकल ले ऐसा लगेगा। करो मत, कहीं ज़्यादा ज़ोर मार दिया तो पर्दा पता फट गया या चक्कर आने लगे, है नहीं? तो ये स्टिरअप हमारी जो स्टेपीज़ है, ये स्टेपीज़ बोन हमारी जो है वो आपके बैलेंस को मेंटेन करके रखती है विद दैट फ्लूइड। वो अंदर फ्लूइड है, उसको हम लोग लैबिरिंथ बोलते हैं। लिख लो आप उसको, LABY, RINTH, लैबिरिंथ। ये लैबिरिंथ जो है वो बहुत छोटा सा, बहुत माइन्यूट लिक्विड है। ऐसा समझो आप जैसे मरकरी, बहुत छोटी सी मरकरी सी है। और जब आप घूमते हो, जब आप चक्कर काटते हो ना ऐसा करके, तो आप देखते होंगे कि आपने चक्कर काटा 5-6 बार 10 बार आपने चक्कर काटा है, किसी को घुमा के आपने छोड़ दो तो वो सीधा नहीं खड़ा हो पाता, फिर वो हिलता रहता है या धड़ाम से गिर जाता है। वो असल में लैबिरिंथ जो है ना वो घूमता पूरे कान में ऐसा। अच्छा वो बैलेंस बना के रखता है वो लैबिरिंथ आपका।
मेरा बैलेंस मीन्स वो लेबरिंथ अभी अपनी जगह रुका हुआ है, वो बैलेंस फॉर्म में है, इस वजह से मैं सीधा खड़ा हो पा रहा हूं। अभी वो नाक पकड़ के अगर वो सब वाला एक्सपेरिमेंट करते तो हो सकता है किसी का लेबरिंथ ऊपर नीचे हो जाता, तो उसको क्लासरूम ऐसे लगती है जैसे हिलती भी सी, तो उसकी वजह से होता है वो। तो वो लेबरिंथ आपका जो है ना, वो आपको बैलेंस मेंटेन करके रखता है, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके, आगे 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 आगे, राइट। एक्रोनिम पता है आपको क्या होता है? एक्रोनिम, एक्रोनिम एक वर्ड होता है ना, किसी भी चीज़ के शॉर्ट फॉर्म में आप उसको याद रखें। आगे करना, जैसे फॉर एग्जांपल नोएडा, नोएडा सभी ने सुना है, लेकिन नोएडा का फुल फॉर्म है नी न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब इतना लंबा जब तक हम बोलेंगे तो इतने में तो हम वहां पहुंच जाएंगे, तो वहां पहुंचने से अच्छा है कि पहले बोलने पे बाद में पहुंचे, सही। तो उसके लिए फिर नोएडा ही हमें बोलना पड़ा, तो वो नोएडा हमने नाम रख लिया है उसका। हम में से ज़्यादातर लोग नोएडा मतलब प्रॉपर एक नाम समझते हैं, नहीं नाम नहीं है वो, असल में वो एक एक्रोनिम है, राइट। चलें आगे बढ़ें, राइट। हमारी ये जो है वो मीन्स अब इसका जो है वो मैलियस, इनकस और स्टेपीज, इनका जो है वो हमारा एक्रोनिम जो है वो MIS, मिस के नाम से है। जनरल उसमें आप कहो तो हैमर, एनविल और स्टिरअप हैज़ के नाम से। तो हैज़ वर्ड एक ऐसा वर्ड है, राइट। अगर मिस में से एक लास्ट वाला एस हटा दें, हम डबल एस का एक एस हटा दें तो भी कॉमन है, तो आप उससे भी याद रख सकते हो। आपको नहीं याद रखने की ज़रूरत, पूरा आप एक्रोनिम्स से, ये एक्रोनिम्स जो हैं वो नामों को याद रखने का बहुत आसान तरीका है, और केमिस्ट्री में बहुत इस्तेमाल करते हैं, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, इन फार्मूलाज के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है एक्रोनिम। आगे बढ़ें, आगे हायोइड बोन हमारी, ये हमारी हायोइड बोन है एक, आगे और आगे, राइट। ये ऐसे शेप की है ना, आप देखो ये बेहतरीन माइकल फेल्प्स का चश्मा है ये, बहुत डिज़ाइनदार। हमारी बॉडी इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल बॉडी, ब्यूटीफुल है ना, अंदर से बहुत खूबसूरत है, राइट। अभी ये छोटी सी बोन है हमारे पास, आगे ओके। इनको हम हॉर्न्स बोलते हैं, ये जो लगे हुए हैं, तो ये ग्रेटर हॉर्न्स हैं उसके, सींग टाइप के हैं ना ये, है ना, और ये छोटे वाले हॉर्न्स हैं उसके, छोटे छोटे से ऐसा करके लगे हुए हैं, राइट। आगे, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अकेली बोन है जो किसी दूसरी बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं कर रही या ज्वाइंट नहीं हो रही। ये आपके कंपटीशन में आ सकता है कभी भी। ऐसी कौन सी बोन है आपकी बॉडी में जो दूसरी किसी बोन के साथ कोई ज्वाइंट नहीं बनाती, अकेले रहना पसंद करती है? बिल्कुल, हायोइड बोन, हायोइड बोन। It is the only bone in human body which is not articulating with any other bone. सारी बोन एक दूसरे से कहीं ना कहीं अटैच हैं, जुड़ी हुई हैं, हिल रही हैं, डुल रही हैं, या उनके साथ ज़िंदगी गुजार रही हैं, जैसे सिर ज़िंदगी गुजार रही हैं, लेकिन ये अकेली है जो अलग थलग बिल्कुल पड़ी हुई है। आगे आगे आगे, राइट। रिब केज, और उसको हम लोग जो हैं वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। वर्टिब्रल कॉलम, ओके, आगे, फाइन। बस एपेंडिकुलर से स्केलेटन हम लोग जो है वो कल करेंगे, राइट।